फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। आज एक नई टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूँ ई वे बिल के बारे में, जो जीएसटी में है। ई वे बिल गवर्नमेंट ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि गुड्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रेडी है, उसकी फास्ट और इजी मूवमेंट हो सके। और दूसरा रीज़न ये था कि टैक्स की चोरी को रोका जा सके। जब कभी भी आपके पास ऑर्डर आता है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, तो बिना इस ई वे बिल के आप नहीं भेज सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने दो रीजन के लिए ई वे बिल इंट्रोड्यूस किया। सो फ्रेंड्स, अब हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए द मौर्या AFT क्लासेस को इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे देखने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मेन टॉपिक पे, ई वे बिल के बारे में। तो ई वे बिल जीएसटी में इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ट्रांसपोर्टर यदि वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह यदि वो ले जाना चाहता है तो उसे ई वे बिल को कैरी करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर शुड कैरी एन ई वे बिल व्हेन मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ई वे बिल जनरेट कौन करता है? तो जो जीएसटी में एक रजिस्टर्ड पर्सन है वही ई वे बिल जनरेट करता है, क्योंकि वो अपने जीएसटी का यूज़ करके, जीएसटीआईएन नंबर का यूज़ करके वो ई वे बिल पोर्टल पे जा करके अपना ई वे बिल में रजिस्ट्रेशन कराता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जीएसटी ई वे बिल जनरेट करता है। यदि ट्रांसपोर्टर को यदि ई वे बिल जनरेट करना है और ट्रांसपोर्टर यदि अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर है तो उसे सबसे पहले तो ई वे बिल पोर्टल पे जा करके अपना जो भी डिटेल्स है, पैन कार्ड और स्टेट कोड और लीगल नेम ऑफ बिजनेस, ये सारी डिटेल्स डाल करके उसे एक 15 डिजिट का ट्रांसपोर्टर आईडी जनरेट करना होगा। जनरेट करने के बाद उसे अपने क्लाइंट्स को शेयर करना होगा ताकि ई वे बिल जनरेट किया जा सके। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि यहाँ मिस्टर ए हैं जिन्हें कि जो कि न्यू दिल्ली के हैं, इन्हें गुड्स की सप्लाई करनी है मिस्टर बी को जो गुजरात में है, और जो वैल्यू है गुड्स की वो 80,000 रुपीज़ है। ये सारे ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट मीन्स हैं, जिसमें कि ट्रक आप ले सकते हैं, ट्रेन ले सकते हैं, कार ले सकते हैं, बोट ले सकते हैं, बस ले सकते हैं, एयरप्लेन ले सकते हैं। इसमें ट्रेन तो नहीं है, ट्रेन भी आता है। ठीक है, तो गुड्स की जो मूवमेंट होनी है वो न्यू दिल्ली से गुजरात होनी है। तो यदि इनमें से कोई भी व्हीकल, कोई भी ट्रांसपोर्टर यदि गुड्स को कैरी करके ले जा रहा है न्यू दिल्ली से गुजरात, तो उसे ई वे बिल कैरी करना पड़ेगा, जरूरी है। अब कंडीशन क्या है ई वे बिल को जनरेट करने के लिए? तो मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए, यदि गुड्स को यदि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो आपको ई वे बिल gst.gov.in पे जाके ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। और ई वे बिल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ई वे बिल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। अब इसमें कंडीशन क्या है कि कोई भी जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, जो गुड्स को मूव करा रहा है और उसके इनवाइस की वैल्यू, सिंगल इनवाइस की वैल्यू या फिर बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान पे जो वैल्यू है वो यदि 50,000 से एक्सीड करती है तो उस केस में उसे ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बिना ई वे बिल जनरेट किए वो पर्सन गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करा सकता है। ठीक है, ये कंडीशन है कि यदि कोई भी वैल्यू ऑफ गुड्स की वैल्यू 50,000 के ऊपर एक्सीड करती है तो आप बिना ई वे बिल के ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अब जो सेकेंड है कि यदि किसी भी व्हीकल या कन्वेंस में जो आपने चूज करा है, ठीक है, व्हीकल या कन्वेंस में जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उन सारे गुड्स जो ट्रांसपोर्ट हो उनके सारे इनवाइसेस की वैल्यू यदि 50,000 से अधिक आ रही है तो उस केस में भी बिना ई वे बिल के गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ई वे बिल जब जनरेट हो जाता है तो एक यूनिक ई वे बिल नंबर एलोकेट होता है, और वो जो है सप्लायर को मिलता है, रेसिपिएंट को भी मिलता है और ट्रांसपोर्टर को भी मिलता है। ठीक है, तो जब भी ई वे बिल जनरेट करने जाते हैं आप तो यूनिक ई वे बिल नंबर आपको मिलना चाहिए। अब सिचुएशन किस सिचुएशन में ई वे बिल जनरेट करना होता है? ठीक है, तो ई वे बिल जब भी जनरेट करना होता है तो वो सप्लाई जब होती है तब आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं।
फॉर द रीजन अदर देन सप्लाई, मतलब सप्लाई नहीं है लेकिन किसी और रीजन से, जैसे कि मान लीजिए कि आपने गुड्स भेजा वो रिटर्न होने वाली है, या फिर आप कोई लेट से दैट कि आप कोई कार डीलर हैं, या फिर आप कार मैन्युफैक्चरर हैं, या फिर कोई एयर कंडीशनर सेल करते हैं, तो उस केस में आपको कुछ पार्ट्स वगैरह रिप्लेस करने के लिए भेजना पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह पे। तो उस केस में यदि वारंटी में है तो आप रिप्लेसमेंट के लिए भेजेंगे, तो वहाँ पे तो कंसिडरेशन तो आएगा नहीं, कोई भी आप चार्ज नहीं करेंगे अमाउंट, क्योंकि आप उसको भेज रहे हैं, रिटर्न में भी तो आपका गुड्स वापस आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी अदर रीजन से यदि हो रहा है तो भी आप ई वे बिल जनरेट किए बिना नहीं भेज सकते हैं। और यदि किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से यदि आप सप्लाई ले रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में भी रेसिपिएंट को ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है गुड्स को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, ठीक है। तो ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो ये सिचुएशन है, 3 सिचुएशन में ई वे बिल को जनरेट करना पड़ता है। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शंस भी हैं कि यदि वैल्यू ऑफ गुड्स यदि 50,000 से कम भी हो ना, कंसाइनमेंट जो गुड्स की है, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स यदि 50,000 से कम है तो ई वे बिल को मैंडेटरीली आपको जनरेट करना है। हमने ऊपर देखा कि यदि 50,000 के ऊपर है तभी आपको ई वे बिल जनरेट करना है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि यदि आपका वैल्यू ऑफ गुड्स यदि 50,000 से कम है तो भी आपको ई वे बिल मैंडेटरीली जनरेट करना पड़ेगा। अब क्या क्या है, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर, ठीक है। तो इस केस में है कि यदि कोई इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है गुड्स का प्रिंसिपल के द्वारा जॉब वर्कर को, तो उस केस में ई वे बिल प्रिंसिपल के द्वारा जनरेट किया जाएगा या रजिस्टर्ड जॉब वर्कर के द्वारा जनरेट किया जाएगा, यदि गुड्स की वैल्यू 50,000 से कम है तो भी। या फिर इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय डीलर, ठीक है। तो जो डीलर है हैंडीक्राफ्ट वालों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इन केस यदि ये गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उन्हें जीएसटी ई वे बिल जनरेट करना जरूरी है। अब हु जनरेट ई वे बिल, ठीक है। अब ई वे बिल कौन जनरेट करता है, तो ई वे बिल में देखिए फ्रेंड्स, ई वे बिल जो होता है फॉर्म GST EWB01 में जनरेट होता है। उसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में देखिए क्या कहानी है कि रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, मतलब जो गुड्स को मूवमेंट कराने के लिए चाहता है, ठीक है, शैल सबमिट द डिटेल्स इन ऑफ सच गुड्स इन पार्ट ए। जो व्यक्ति गुड्स को मूवमेंट कराना चाहता है एक जगह से दूसरे जगह पे, उसको पार्ट ए में डिटेल को सबमिट करना पड़ता है, ठीक है, फॉर्म GST EW1 में। क्योंकि 2 पार्ट होते हैं इसलिए पार्ट ए में उसे सारा डिटेल सबमिट करना होता है ट्रांसपोर्टेशन के पहले, ठीक है। अब कौन कौन व्यक्ति गुड्स को मूव कराना चाहता है, तो एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, ठीक है, यदि वो चाहता है कि ट्रांसपोर्ट हो जाए गुड्स का, यदि वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो वो जो है पार्ट ए में डिटेल सबमिट करेगा, ठीक है। यदि कोई रेसिपिएंट है, यदि वो अरेंज करता है ट्रांसपोर्ट को, तो वो पार्ट ए में डिटेल सबमिट करेगा। और यदि कोई रेसिपिएंट जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई ले रहा है, ठीक है, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन से यदि कोई सप्लाई लेता है तो उस केस में उसे ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है रेसिपिएंट को, तो पार्ट ए में डिटेल सबमिट करेगा। अब पार्ट ए में देखिए डिटेल इन तीनों को तो सबमिट करना ही करना है, लेकिन यदि ये तीनों लोग सबमिट नहीं करते हैं और वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टर को ऑथोराइज कर देते हैं कि भाई आप पार्ट ए में डिटेल सबमिट करिए, तो ट्रांसपोर्टर भी क्या करता है, पार्ट ए में डिटेल सबमिट करता है और डिटेल सबमिट करके ई वे बिल को जनरेट करता है। सिमिलरली यदि कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है या कोरियर एजेंसी है जिसको कि आपने ऑथोराइज कर रखा है कि गुड्स को वो उठा करके ट्रांसपोर्ट करे, तो ये लोग भी क्या करते हैं, पार्ट ए में सारा डिटेल ये इन लोगों का भर करके सारा डिटेल वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ई वे बिल कैन बी जनरेटेड ओनली आफ्टर एंटरिंग डिटेल्स ऑफ पार्ट बी। जब तक पार्ट बी में डिटेल सबमिट नहीं हो जाएगा तब तक ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। पार्ट बी में डिटेल्स कौन भरता है, ट्रांसपोर्टर भरता है, ठीक है। लेकिन पार्ट बी का जो डिटेल्स है वो यदि 50 किलोमीटर तक यदि दायरे में यदि है ट्रांसपोर्ट होने के लिए गुड्स, जैसे विद इन द स्टेट यदि 50 किलोमीटर तक की दूरी में यदि ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे कि आप कोई रजिस्टर्ड सप्लायर है तो आपकी जगह से लेकर के ट्रांसपोर्टर की जगह पे और ट्रांसपोर्टर से जगह से लेकर के रेसिपिएंट के जगह तक की दूरी यदि 50 किलोमीटर तक है तो उस केस में पार्ट बी में डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है मैंडेटरी जनरेशन ऑफ ई वे बिल केसेस। कौन कौन से केसेस में ई वे बिल मैंडेटरी जनरेट करना पड़ता है,
ठीक है। तो कौन कौन से केसेस में, तो पहला केसेस ये है कि यदि वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन वेदर एज ए कंसाइनर और रेसिपिएंट एज ए कंसाइनी, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन कंसाइनर के रूप में हो या रेसिपिएंट एक कंसाइनी के रूप में है। यदि ये लोग गुड्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है एक जगह से दूसरी जगह अपने खुद के कन्वेंस में करना चाहते हो या कोई किराए पे लिए हो या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो करना चाह रहे हैं गुड्स को बाई रोड, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वो बाई रोड जो है इन सारे कन्वेंस में अपना करना चाहते हैं, तो दे विल जनरेट द ई-वे बिल बाय गिविंग डिटेल्स इन पार्ट बी। तो पार्ट बी में जो डिटेल्स है वो ये रजिस्टर्ड पर्सन भरेंगे, जो कि ठीक है, चाहे कंसाइनर हो चाहे कंसाइनी हो, वो पार्ट बी में डिटेल भर के ई-वे बिल को जनरेट कर देंगे। सेकेंड केस में यदि गुड्स को हम ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर करते हैं, ठीक है, कि आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करा दीजिए, तो ट्रांसपोर्टर को जब गुड्स हैंड ओवर करते हैं तो हम पार्ट बी में सारा डिटेल फिल करते हैं, यानी कोई भी रजिस्टर्ड सप्लायर होगा या फिर कोई मान लीजिए कि रेसिपिएंट होगा, तो वो क्या करेगा कि पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर का डिटेल सबमिट करेगा और सबमिट करके वो डिटेल क्या करेगा कि ट्रांसपोर्टर को भेज देगा और ट्रांसपोर्टर पार्ट ए में सारा डिटेल भरने के बाद वो ई-वे बिल जनरेट कर देगा। थर्ड केस है कि व्हेन गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे, एयर और व्हीकल, यदि इन तीनों के द्वारा यदि गुड्स का ट्रांसपोर्ट होना है तो ई-वे बिल विल बी जनरेटेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे वो सप्लायर रेसिपिएंट हो, बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट, यानी कि गुड्स के ट्रांसपोर्ट होने से पहले या ट्रांसपोर्ट होने के बाद, ठीक है, आप एयर या रेलवे या वेसल के थ्रू यदि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसके पहले या बाद में आप क्या करेंगे, ई-वे बिल जनरेट करेंगे। तो इन केसेस में मैंडेटरी हो जाता है ई-वे बिल जनरेट करना, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ देख सकते हैं, जिसकी इसके उसे जो है ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अब कंसोलिडेटेड ई-वे बिल क्या होता है, तो कंसोलिडेटेड ई-वे बिल देखिए फॉर्म GST EW02 में जनरेट करना पड़ता है और इसे ट्रांसपोर्टर जनरेट करता है बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, गुड्स मूव करने से पहले ट्रांसपोर्टर कंसोलिडेटेड ई-वे बिल जनरेट करता है। तो पहला केस इसमें यह है कि यदि बहुत सारे कंसाइनर्स जो डिफरेंट कंसाइनर और कंसाइनीज होते हैं और उनका जो है मल्टीपल कंसाइनमेंट्स होता है, ठीक है, लेकिन उनको क्या करना है, एक ही सिंगल व्हीकल में उसे कैरी करके ले जाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये जो है कंसाइनर्स ए है, कंसाइनर बी है, कंसाइनर सी है, कंसाइनर डी है। अब क्या है, ए का जो माल जो है किसी और के पास जाएगा, बी का माल किसी और के पास जाएगा, सी का माल किसी और के पास जाएगा, डी का भी किसी और के पास जाएगा। तो यहाँ डिफरेंट कंसाइनर्स और डिफरेंट कंसाइनीज हो गए, ठीक है, तो इनके मल्टीपल कंसाइनमेंट्स हो गए। अब वो एक ही व्हीकल में जाना है इन गुड्स को, तो इस केस में क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्टर है ना, वो इन लोगों का जो ई-वे बिल का जो सीरियल नंबर होगा उसको वो डाल करके फॉर्म GST EWB जनरेट करेगा, जो कि कंसोलिडेटेड ई-वे बिल कहलाएगा, ठीक है। सेकेंड केस ये है कि व्हेन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स कैरीज इन कन्वेंस ग्रेटर देन 50,000। अब देखिए, इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आप इंटर स्टेट सप्लाई यदि कर रहे हैं, ठीक है, और गुड्स को आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि गुड्स की वैल्यू 50,000 के ऊपर कहीं भी नहीं है, किसी भी कंसाइनमेंट में 50,000 के ऊपर वैल्यू नहीं है, लेकिन एक ही कन्वेंस में जाना है, ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि एग्रीगेट वैल्यू कितना है कंसाइनमेंट का, ठीक है। तो व्हेन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, ठीक है, ऑफ गुड्स, तो एग्रीगेट वैल्यू हम देख रहे हैं 95,000 आ रहा है, यानी कि 50,000 से ज़्यादा है। तो 50,000 से जब ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में EWB01 ट्रांसपोर्टर जनरेट करेगा बेस्ड ऑन इनवाइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, यानी ये लोग क्या करेंगे, अपना इनवाइस, डिलीवरी चालान और बिल ऑफ सप्लाई ट्रांसपोर्टर को भेजेंगे और ट्रांसपोर्टर EWB01 जनरेट करेगा और उसके बाद वो कंसोलिडेटेड ई-वे बिल जनरेट करेगा, उसके बाद वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। लेकिन ये जो केसेस है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रेलवे, एयर, वेसल पे नॉट अप्लीकेबल है, ठीक है। ये जो रूल है, यदि आप इसके थ्रू यदि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो इस केस में ये वाला जो रूल है ये अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसे ही जनरेट करना पड़ता है
क्योंकि यहाँ पे रेलवे और एयर वेसल ये लोग क्या करें, ई वे बिल जनरेट नहीं करते, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रजिस्टर्ड पर्सन की होती है। अब कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कंसाइनमेंट वैल्यू इक्वल टू होता है टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। इन दोनों को जोड़ करके ही कंसाइनमेंट वैल्यू आएगा, केवल टैक्सेबल वैल्यू आपको नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स इसका डिटेल। अब हम चलते हैं पोर्टल पे और देखते हैं कि इसका किस तरीके से हम एक अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर हैं तो आप को यदि 15 डिजिट का यदि ट्रांसपोर्टर आईडी जनरेट करना है तो आप eWaybill.nic.in पे चले आएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसमें आप रजिस्ट्रेशन पे आ जाएंगे और इनरोलमेंट फॉर ट्रांसपोर्टर पे आप क्लिक कर देंगे। तो इसमें देखिए ये जो आपके पास इंटरफेस खुल के आएगा, तो यहाँ पे आप पहले तो अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो लीगल नेम है, पैन कार्ड पे जो नाम होगा वो आप डालेंगे, जो आपका ट्रेड नेम है वो डालेंगे और पैन नंबर डालेंगे और वैलिडेट कर देंगे, तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद आपका जो इनरोलमेंट है वो किस टाइप का है, वेयर हाउस है या डिपो है या गोडाउन है या कोल्ड स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पे जब क्लिक करेंगे तो इसमें आएगा कि प्रोप्राइटरशिप में है या पार्टनरशिप में है या किस कॉन्स्टिट्यूशन में आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो प्रोप्राइटरशिप में होगा तो आप सेलेक्ट कर लेंगे और ये सारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का जितना डिटेल्स है जहाँ आपका बिजनेस वो आप डाल देंगे और यहाँ पे सारा ईमेल एड्रेस वगैरह आप डाल देंगे। और जिस प्रीमाइसेस में आप बिजनेस कर रहे हैं वो क्या आपका खुद का है या लीज पे लिए में रेंटेड है या कंसेंट है, तो वो सारा डिटेल यहाँ डालेंगे। प्रोप्राइटर या कंपनी या फर्म का यहाँ पे नाम पड़ेगा, उसका मोबाइल नंबर पड़ेगा, ये सारा डाल देंगे। आप लॉगिन डिटेल डालेंगे, आप लॉगिन नेम डालेंगे अपना, यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी आपको कंफर्म करना है वो डालेंगे और यहाँ पे क्लिक करके आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको 15 डिजिट का जो ट्रांसपोर्टर आईडी है आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो ऑनलाइन अब आपको ई वे बिल कैसे जनरेट करनी है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। इसलिए फ्रेंड्स मेरे नेक्स्ट वीडियो आने तक आप वेट करिएगा और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।